थायराइड ग्लैंड जो है वो गले के अंदर दो गुदूद हैं जो कि वैसे नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, गले के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करती हैं। नॉर्मल जो फंक्शंस हैं अगर नॉर्मली काम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक मसला है, लेकिन अगर ये गुदूद कम या ज़्यादा काम करें तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं इसको हम ब्रॉडली 3 एस्पेक्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड सुस्त काम करता है, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर वो तेज़ काम करे तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। जो गिलड़ आपको नज़र आता है वो गोइटर कहलाता है, और अगर मल्टीपल गोइटर हों तो उसको मल्टी नोडुलर गोइटर कहते हैं, ठीक है। फर्दर फिर हम इसको हाइपोथायराइड, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल काम करते हुए भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ मरीज़ों में ये तेज़ काम करना शुरू कर देता है बढ़ने के साथ, और फिर वो उसमें से हमें देखना होता है कौन सा नोड्यूल जो है वो तेज़ काम कर रहा है। ये थायराइड ग्लैंड जैसे हमने पहले ही बताया कि गले के अंदर गुदूद हैं जो दोनों तरफ मौजूद होती हैं। सो राइट और लेफ़्ट, ज़रूरी नहीं कि दोनों गुदूद जो है वो बढ़ जाएं, लेकिन अमूमन जो है दोनों तरफ, अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी होगा। लेकिन अगर थायराइड के अंदर नोड्यूल मौजूद है तो वो फिर ऑब्वियस स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है और वो नज़र आने लगती है। और जैसे हमने बताया कि जी उसके साथ और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे वज़न का कम होना, दिल की धड़कन तेज़ होना। सो ये अगर अलामात हैं तो फिर गोइटर तेज़ काम कर रहा है। वो हड्डी अपनी जगह पे रहती है, लेकिन अगर पानी पिलाएंगे तो उसके साथ मूवमेंट, लेकिन ये ऑब्वियस कभी कभी नहीं भी होता, ठीक है। तो आम बंदे के लिए ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल काम होता है। हाइपरथायराइडिज्म, अगर ये गुदूद तेज़ काम कर रही है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म हम कहेंगे। इसके अंदर दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, वज़न में कमी हो सकती है, डायरिया हो सकता है। जो वेट लॉस हो रहा है वो आप एंडोस्कोपी करा लें, कोलोनोस्कोपी करा लें, सारी चीज़ें करा लें। आपको जब कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप थायराइड ज़रूर देखें कि कहीं हाइपरथायराइड तो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान दिल पे होता है, क्योंकि दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। ऑब्वियसली स्किन चेंजेस आने लगती हैं, बाल गिरने लगते हैं, आँखों में चेंजेस आने लगती हैं, कुछ लोगों की आँखें बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। सो उसको ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर ज़्यादा, ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर थायराइड अगर बहुत तेज़ काम करे तो फिर आँखों पे भी असर आने लगता है, जिसको ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं, और फिर उसमें नज़र पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो अगर किसी का वज़न कम हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, डायरिया हो रहा है, और ऑब्वियस वेट लॉस की वजह मालूम नहीं हो रही, तो थायराइड ज़रूर चेक करना चाहिए। ये पहले हम कहते थे कि ये सिर्फ ख़ास यंग एज ग्रुप के अंदर होता है, लेकिन अब हम बच्चों में भी देख रहे हैं, ठीक है, ख़वातीन के अंदर भी है और मेल्स के अंदर भी देख रहे हैं, एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर भी देख रहे हैं। सो लेकिन ऑब्वियसली आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम देखते हैं तो यंग एज ग्रुप के अंदर हमें ये ज़्यादा नज़र आता है। अगर थायराइड कम काम कर रहा हो तो वज़न का बढ़ना, मोटापा होना, कमज़ोरी महसूस करना, बाल गिरना, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देख रहे होते हो कि ये प्रॉब्लम्स के साथ किसी और वजह के साथ मरीज़ आते हैं, और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड निकलता है। तो ऑब्वियसली वज़न का बढ़ना, कमज़ोरी, थकन, उसके साथ बाल का गिरना, फिर उसके साथ इनफर्टिलिटी, फीमेल्स के अंदर अगर इनफर्टिलिटी है तो थायराइड का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। और अगर आप इस छोटी सी बात को एड्रेस करेंगे तो एक मेजर प्रॉब्लम जो इनफर्टिलिटी का है उसको ट्रीट कर देंगे आप। एक सिंपल टेस्ट होता है TSH का, ठीक है। एक TSH का सिंपल टेस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बता देता है कि थायराइड तेज़ काम कर रहा है या थायराइड स्लो काम कर रहा है। अब TSH में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम फर्दर टेस्ट करवा के देखते हैं कि जी हाइपर है तो हमें फ्री T4 की ज़रूरत होती है,
हाइपोथायराइड है तो एक फ्री T4 के साथ हमें जो है वो एंटीबॉडीज़ भी करानी होती हैं, थायराइड एंटीबॉडीज़, ताकि देख लें कि बॉडी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। कुछ बॉडी में दुश्मन मौजूद होते हैं जिसमें एंटी TPO, एंटी TGs एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो फिर थायराइड के ख़िलाफ़ काम करते हैं और थायराइड को स्लो कर देते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो फिर मरीज़ हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या इसका इलाज सारी उम्र का इलाज है या वक्ती तौर पे इलाज। सो अगर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो अंदेशा ये है कि लंबे अरसे तक मरीज़ को जो है वो दवाई देनी पड़ेगी। एक और बीमारी जिसको हम थायराइड से ही रिलेट करते हैं, उसको थायराइडाइटिस कहते हैं। ठीक है, थायराइडाइटिस जिस तरह टॉन्सिल में इन्फेक्शन होती है उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, इसी तरह थायराइड में अगर इन्फेक्शन हो तो उसको थायराइडाइटिस कहते हैं। उसके लिए भी हमें TSH करवाना होता है, साथ फ्री T4 करवाना होता है और इसमें हमें देखना होता है कि थायराइड तेज़ काम तो नहीं कर रहा। और इसमें सिम्टम्स वही होते हैं जो हाइपर थायराइड वाले होते हैं और साथ ही साथ गले में दर्द की नौयत भी होती है और मरीज़ जो है वज़न कम हो रहा होता है, बुखार होने लगता है। तो थायराइडाइटिस को भी हमें जहन में रखना चाहिए जब हम थायराइड की बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने TSH और फ्री T4 करा लिया है। ठीक है, TSH जो है सप्रेस्ड होगा और फ्री T4 बढ़ा हुआ होगा हाइपर थायराइड में। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइडाइटिस में भी यही फीचर्स मिलते हैं। सो अब हाइपर थायराइड या ग्रेव्स डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है हमें थायराइडाइटिस से। सो हमें रेडियोएक्टिव आयोडीन का टेस्ट करवाना होता है। ठीक है, और थायराइड स्कैन के नाम से मशहूर है। सो थायराइड स्कैन में हमें पता चल जाता है कि थायराइड का अपटेक कैसा है, कि थायराइड तेज़ काम कर रहा है लेकिन उसकी वजह क्या है। आइदर इन्फेक्शन वजह है या वो ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से तेज़ काम कर रहा है, जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये ग्रेव्स डिजीज़ है या हाइपर थायराइड की वजह ग्रेव्स डिजीज़ है। सो इसके अंदर हमें फिर कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं ताकि इस थायराइड की तेज़ी को कम किया जा सके। और इन दवाइयों में मेथोमेज़ोल एक बहुत मशहूर दवाई है जो कि हम स्टार्ट करते हैं और ये डिपेंड करता है फ्री T4 पे कि फ्री T4 कितना बढ़ा हुआ है, उसके लिहाज से हमें फिर ये दवाई देनी पड़ती है। और फिर हमें 6 हफ्ते बाद या 2 महीने के बाद जो है फ्री T4 और TSH करके दवाई की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है। हाइपर थायराइड के अंदर ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर हमें जो है मैक्सिमम दवाइयों से शुरू करना होता है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है। ये दवाइयाँ हम मैक्सिमम 18 महीने तक दे सकते हैं, बिकॉज़ इन दवाइयों का अपना अफेक्ट होता है, इनका हड्डियों पे अफेक्ट होता है, जिगर पे अफेक्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने दवाइयाँ कम की और कुछ मरीज़ों में ये दवाइयाँ हम ख़त्म भी कर देते हैं। ठीक, लेकिन हम कहते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं हम ख़त्म तो कर रहे हैं लेकिन थायराइड पे नज़र रखनी है, क्योंकि ये किसी भी वक्त दोबारा तेज़ एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ये हम एक चांस ले रहे हैं। ठीक है, और अगर दोबारा तेज़ होगा तो फिर हमें दोबारा दवाइयाँ शुरू करनी। लेकिन ये दवाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इसका मुस्तकिल हल जो है वो हमें एब्लेट करना होता है। ठीक है, और उसमें कतरे पिला के इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना होता है। उसमें ये होता है कि जैसे आज मुझे रेडियोएक्टिव आयोडीन पिलानी है किसी मरीज़ को, तो 3 दिन पहले मैं दवाई बंद कर दूंगा उसकी और 3 दिन के बाद मैं दोबारा शुरू कर दूंगा उसी मिकदार में, थोड़ी सी मिकदार में जिसमें पहले वो मरीज़ ले रहा है। और फिर 6 हफ्ते के बाद हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब आपने रेडियोएक्टिव आयोडीन एब्लेट किया तो उसके 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक टाइम होता है कि हाइपर थायराइड से मरीज़ हाइपोथायराइड में हो जाए। अच्छा, अब इस 3 महीने के दौरान या 6 हफ्ते से 3 महीने का जो पीरियड है उसके दौरान हमें न्यूमार्केज़ोल या मेथोमेज़ोल देनी होती है लोअर डोज के अंदर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब TSH बढ़ने लगता है तो फिर हमें उसको हटा के थायरॉक्सिन पे रखना होता है। मरीज़ को मैं ये हमेशा बता देता हूँ कि ये सारी उम्र की दवाई है, बिकॉज़ अब आपने थायराइड ख़त्म कर दी है दवाई के थ्रू, अब जो है वो सारी उम्र थायरॉक्सिन लेनी है। लेकिन ये इलाज आसान इलाज है उस इलाज के मुकाबले में जो कि पहले कर रहे थे हम 18 महीने के, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स थे उन दवाइयों के और वो बड़ा मुश्किल काम होता है। एक बार रेडियोएक्टिव आयोडीन आपने पिला दी, एब्लेट कर दिया, फिर आसान काम हो जाता है। लेकिन इस पीरियड के अंदर जब आप एब्लेट कर रहे हैं तो उस दौरान जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
जैसे कि बाल गिरना, नौजिया, वॉमिटिंग, और 10 दिन तक छोटे बच्चों से और प्रेग्नेंट ख़वातीन से दूर रहना होता है। इस वजह से क्योंकि जो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन जी असरात निकल रहे हैं, तो वो आपको तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो प्रेग्नेंट खातून है उस तक पहुंच रहे हैं, और छोटे बच्चे जिनकी बोन्स अभी ग्रो हो रही हैं, उनकी हड्डियां भी जो हैं वो फिर कम काम करेंगी। उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें हाइपोथायराइड को। एक ग्रुप ये है कि जिसका TSH बहुत बड़ा है, यानी 10 से ऊपर है, ठीक है। सो इसमें तो दवाई हमने शुरू करनी है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ आपने करा ली और देख लिया। और इसमें हम मिनिमम डोज से जाते हैं, और फिर मैक्सिमम डोज में जितनी भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है उतनी हम देते हैं। TSH के लेवल से होता है, कुछ बॉडी वेट के लिहाज से हमें आइडिया होता है, कुछ कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं, और कुछ एक्सपीरियंस होता है, हमें पता चल जाता है कि भाई इतनी डोज रिक्वायरमेंट होगी इसकी। एक होता है कि TSH 10 से कम है, ठीक है, उसमें हमें नज़र रखनी पड़ती है कि अगर बढ़ रहा है तो फिर हम शुरू कर देंगे। थायरॉक्सिन के अपने इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको पता है हार्ट पे उसका दिल की धड़कन पे बहुत इफेक्ट है, तो इसीलिए हम मिनिमम से शुरू करते हैं, और स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर। अच्छा, अब एक ग्रुप वो है जो कि मैंने आपको बताया सब फर्टिलिटी वाला, वो ख़वातीन जो कि शादी के बाद जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जब हम टेस्ट कराते हैं और इनका लेवल यानी 4 से ऊपर भी आए, तब भी इस ग्रुप को हमें थायरॉक्सिन शुरू करनी है, और हमें लेवल्स मेंटेन रखने हैं। आइडियली बिटवीन 1 and 2 वुड बी अप्रोप्रिएट, और स्पेशली उन ख़वातीन में जिनकी फर्टिलिटी सब फर्टिलिटी है और जिनको काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट जिनका चल चुके हैं और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, तो हमें उनको थायरॉक्सिन पे रखना है, डिस्पाइट कि TSH 4 का भी है। सो हमें उन आइडियली 1 to 2 के दरमियान रखना है, ठीक है। और एक ग्रुप वो होता है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है अगर किसी को, ठीक है, और किसी का TSH 9 का भी है, तो मैं उसको दे देता हूँ ताकि वजन असरात आने डिपेंड करता है। जैसे सब फर्टिलिटी है, इस किस्म के केसेस में हम फर्टिलिटी तक, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी डिलीवरी तक हम देते हैं, और उसके बाद डिपेंड करता है कि उसको ज़रूरत है मरीज़ को या नहीं। कुछ ग्रुप्स हैं जिसको हमें प्रोलॉन्ग करना होता है, TSH जिनका बड़ा होता है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। थायराइड का इलाज जो है वो इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया, अगर थायराइडाइटिस है तो थायराइडाइटिस इन्फेक्शन है जो कि टाइम के साथ सबसाइड होगी। सो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ग्रेव्स डिजीज़, थायराइडाइटिस, गोइटर, जिसके अंदर हमें देखना होता है कि थायराइड तेज़ काम कर रहा है या थायराइड स्लो काम कर रहा है। नोड्यूल है, नोड्यूल सस्पिशियस नोड्यूल है, थायराइड कैंसर तो नहीं है, ठीक है। सो कब हमें बायोप्सी करानी है, यानी FNAC करवानी है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये थायराइड स्पेशलिस्ट ज़्यादा मौजू बंदा होता है जो कि इन सारे बीमारियों के इलाज, बिकॉज उसने मरीज़ देखे होते हैं और वो एंड तक मरीज़ को लेके जाता है और फॉलो करता है। सो जैसे जैसे आपका तजर्बा ज़्यादा होता है, आप जो है वो आपको डोज भी कैलकुलेट करनी आती है। ये काम GPs के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, बिकॉज उनका लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है। सो ये एक डिफरेंट स्पेशलिटी है, और उसका इलाज अगर स्पेशलिस्ट ही करे तो ये मौजू है, और सारी उम्र का इलाज होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको नज़र में रखना चाहिए।